हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम थोड़ा सा रेस्पिरेशन के आगे के पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ओके, तो न्यूट्रिशन हो गया हमारा, और न्यूट्रिशन के रिलेशन में अभी हम बात करें रेस्पिरेशन की, कि हमारे बॉडी में एनर्जी जो जनरेट होती है वो फूड से होती है। ये कैसे होती है, इस पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो किस तरीके से हमारे बॉडी के ऑर्गन सिस्टम, यानी हमारी बॉडी में जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये कैसे एक दूसरे से, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, उसके बारे में भी हम रिलेशन में बात कर रहे हैं। क्योंकि कैसा है, क्योंकि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसके रिलेशन में हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी होती हैं, इसलिए सभी चीज़ें शब्दों में नहीं आएगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे समझ में आती हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे एक चीज़ अगर बोलनी है तो आपके समझ में ये भी आता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि फूड से हमारे बॉडी में एनर्जी आती है। तो जैसे हम बोलते हैं कि फूड से हमारे बॉडी में एनर्जी आती है, तो हमारे बैक ऑफ द माइंड ये होता है कि जो फूड है, जो एनर्जी हमारे बॉडी में देता है, वो फूड किस तरीके से हमारे बॉडी में पास होता है, किस तरीके से वो डाइजेस्ट होता है, किस तरीके से वो एब्जॉर्ब होता है, किस तरीके से वो एसिमिलेट होता है, और एसिमिलेशन होने के बाद वो जो सिंपल फॉर्म में शुगर है, सिंपल फॉर्म में फूड है, वो हमारे सेल तक पहुंचा है। उसके बाद हमारे बैक ऑफ द माइंड ये भी आता है कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और वो ऑक्सीजन जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से आता है। नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ओके, ये सब चीजें से आता है। हम डिस्कस करने वाले आगे, नेक्स्ट पॉइंट वही है, ह्यूमन रेस्पिरेशन देखेंगे। ओके, तो उस वहां से फिर वो लंग्स तक हमारे ऑक्सीजन पहुंचता है, वो ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, फिर ये दोनों ब्लड में आए हुए न्यूट्रिएंट यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों कहाँ तक जाते हैं? सेल तक जाते हैं। फिर सेल्यूलर लेवल पे जो भी होती है, कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है सेल्यूलर लेवल पे। ओके, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्लेस ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल एंड रिलीज ऑफ CO2, H2O एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये जो हुआ है ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ये जो हुआ है, इसको हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ओके, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन होता है, लेकिन हमें सिंपल भाषा में, हमें S4 या फिर हमारे NCERT या फिर 2-3 अलग अलग किताबों को फॉलो करके डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि रेस्पिरेशन में क्या होता है। व्हाट वी हैव सीन, फूड परफॉर्मिंग डिफरेंट रोल, फ्यूल, फूड एक्ट एज ए फ्यूल। व्हाट इज मीन बाय फ्यूल, हमने वो भी देखा है। फ्यूल का रोल प्ले करता है, वो हमारे बॉडी में एनर्जी सप्लाई करता है। दूसरा, फूड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर इन अवर बॉडी एंड द मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी। क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ डैमेज होता है, हमारे बॉडी में कुछ लग जाता है, ब्लड वेसल डैमेज होती है, और कोई सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होती है, सेल ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन डैमेज होते हैं, तो वो कंटिन्यूअसली उसका रिपेयरिंग का काम हमारे बॉडी में चलती रहता है। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए हमारे बॉडी में फूड। लेकिन यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हमारे बॉडी में जो फूड चाहिए वो एक्सेस फूड नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो किताबों में लिखा नहीं है, लेकिन ये डिस्कशन में आना चाहिए। हमारे बॉडी में एक्सेस ऑफ फूड की जरूरत नहीं होती, हमारे बॉडी को न्यूट्रिशियस फूड की जरूरत होती है। जंक फूड या फिर बाहर का खाने से हमारी बॉडी नहीं बनती, हमें न्यूट्रिशियस फूड खाना पड़ेगा, घर का बना हुआ फूड खाना पड़ेगा जो हाईली न्यूट्रिशियस और हाइजीनिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड। जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो एनर्जी लिबरेट होती है वो स्टोर कैसे होती है? तो इसके लिए हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, रेस्पिरेशन इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में 6 ग्लूकोज एंड 6 H2O, हमने 12 H2 लिखा है, लेकिन हमें रिएक्शन को कंपेयर करना है, इसलिए मैं 6 H2O की बात कर रहा हूँ। 6 CO2 प्लस 6 H2O, और वहां पे बनता है ग्लूकोज 6 H12O6 विद द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ओके, ये हमने पढ़ा है। एनर्जी अभी ग्लूकोज के अंदर ट्रैप हुई है, फिर ये ग्लूकोज को हमने खाया, उसने जो प्लांट ने जो ऑक्सीजन रिलीज किया है वो ऑक्सीजन को हमने लिया, वो हमारे दोनों, वो जो ग्लूकोज है वो हमारे बॉडी से हमारे सेल तक पहुंचा, हमारे जीआई ट्रैक्ट से सेल तक पहुंचा, ऑक्सीजन हमारे लंग से वो भी सेल तक पहुंचा ब्लड के माध्यम से, और सेल में फिर सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई। वहां पे ये ग्लूकोज जो है C6H12O6 प्लस 6O2 ये ब्रेक हुआ है 6CO2 6H2O में विद द लिबरेशन ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी सन की ग्लूकोज के अंदर ट्रैप हुई है, वही एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर रिलीज हुई है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ?
लेकिन क्वेश्चन अभी यहाँ पे ये है, ये एनर्जी नाम की चीज जो है वो तो दिखती नहीं है, इट इज इनविजिबल थिंग, इट इज स्टोर्ड इन पर्टिकुलर फॉर्म, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, हमने पढ़ा होगा, इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर एंड द यूनिवर्सल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एनर्जी क्या ना एनर्जी क्रिएट होती है ना एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है एंड यूनिवर्सल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, जो एनर्जी जितनी है वो उतनी कांस्टेंट ही रहती है, एनर्जी का फॉर्म बदलता है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, एनर्जी कभी क्रिएट नहीं होती। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी डिटेल में नहीं जा रहे हम, सिर्फ क्योंकि वो ऐसा क्यों होता है वो समझने के लिए कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए। तो ये जो एनर्जी हमारे बॉडी में हमारे सेल में रिलीज हो रही है वो कौन से फॉर्म में स्टोर हो रही है, इट इज स्टोर्ड एनर्जी रिलीज in the process of respiration, it is stored in the form of ATP, it is stored in the form of ATP. What is mean by ATP? What is the long form of ATP? The long form of ATP is adenosine triphosphate. लॉन्ग फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, ताकि कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चन पूछा था सर ये एटीपी होता क्या है और एटीपी से जब एनर्जी रिलीज होती है तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अभी इसमें ये जो वर्ड है एडिनोसिन, ये दो टर्म से, ये दो चीजों से बना हुआ है, एक है एडेनिन और दूसरा है राइबोज शुगर। अभी देखिए 10th लेवल में मैं बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीजें होती है वो 11th 12th लेवल की होती है, लेकिन उतना डेप्थ में ये लेवल पे अगर जाऊंगा तो समझ जाता जाएगा, इसलिए मैं एक सिंपल भाषा में आपको समझने की कोशिश करता हूँ। एडिनोसिन इज मेड अप ऑफ टू मॉलिक्यूल, कौन से हैं, इट इज मेड अप ऑफ टू मॉलिक्यूल, फर्स्ट वन इज द एडेनिन एंड सेकंड वन इज द राइबोज शुगर। ये शुगर है, ध्यान दीजिए, ये 5 मेंबर शुगर है। शुगर के प्रकार होते हैं, आपने सिर्फ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इतने सुना होगा, लेकिन अलग अलग उसके प्रकार होते हैं, ट्रायोजेस, टेट्रोजेस, पेंटोजेस, हेक्सोजेस, हेप्टोजेस, ऐसे अलग अलग प्रकार होते हैं। तो ये एडेनिन जो है ये नाइट्रोजन बेस है, अभी नाइट्रोजन बेस क्या होता है इसकी भी डिटेल में नहीं जाएंगे ज़्यादा, और ये जो राइबोज है ये एक शुगर है, सिंपल शुगर होता है, ठीक है, 5 मेंबर शुगर होता है। ये जो एडेनिन है ये नाइट्रोजन बेस है, यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। प्यूरिन और पायरिमिडीन ऐसे दो टाइप के बेस होते हैं, ओके, प्यूरिन और पायरिमिडीन ऐसे दो टाइप के बेस होते हैं, जिसमें प्यूरिन रिंग होती है उनको प्यूरिन बेसेस बोलते हैं, और पायरिमिडीन रिंग जिसके अंदर होती है उसको पायरिमिडीन बेसेस बोलते हैं। ओके, पायरिमिडीन और प्यूरिन, जैसे डीएनए जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सब चीजें आती हैं। तो ये जो नाइट्रोजन बेस है ये एडेनिन, ये पायरिमिडीन बेस नहीं है, ये प्यूरिन है। ओके, पायरिमिडीन बेस में आते हैं और प्यूरिन बेस में आते हैं, ओके, प्यूरिन बेस में आते हैं एडेनिन ग्वानिन, पायरिमिडीन बेस में आते हैं थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, तो उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे। प्यूरिन बेस है, इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है, देखिए प्यूरिन बेस का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर आपको सिलेबस में नहीं है, स्ट्रक्चर आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ समझाने के लिए मैं स्ट्रक्चर ड्रॉप कर रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए स्ट्रक्चर ड्रॉप कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे ड्रॉप कर रहा हूँ। इसको मैं समझाता हूँ, सिर्फ आप पहले देख लीजिए। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ
ये हमारा वन स्ट्रक्चर हो गया एटीपी का, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसको समझते हैं, एडेनिन। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये इसको बोलते हैं एडेनिन, इसको बोलते हैं एडेनिन। ओके, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये, इसको बोलते हैं राइबोज शुगर। क्या बोलते हैं इसको? राइबोज शुगर। इट इज कॉल्ड एडेनिन, इट इज कॉल्ड राइबोज शुगर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 1 2 3, ये 3 फॉस्फेट ग्रुप है, इसको नाम दिया ट्राइफॉस्फेट। ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, दिस फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, एक्चुअली इट इज फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है H3PO4। दिस फॉस्फोरिक एसिड जो है इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। यानी कैसे देखिए, इस तरीके से प्रेजेंट होता है, P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH। आप इसको गिन सकते हैं, H3 1 2 3 है, फॉस्फेट P और O 1 2 3 4। ओके, ये फॉस्फोरिक एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड जो है एक्चुअली इट इज प्रेजेंट, इट प्रोवाइड द फॉस्फेट ग्रुप। तो अभी क्या होता है कि आप देख सकते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है इट इज राइबोज शुगर। यहाँ पे CH2OH होता है, यहाँ पे OH और यहाँ पे ये H लगता है, तो ये बन जाता है अपना फॉस्फेट। तो ये हो गया एडेनिन और राइबोज। एडेनिन और राइबोज जब कंबाइन होते हैं तो उसको बोलते हैं एडिनोसिन। उसके बाद फिर उसको एक फॉस्फेट ग्रुप लगता है तो उसको बोलते हैं मोनोफॉस्फेट। उसके बाद उसको और एक फॉस्फेट लगता है तो उसको बोलते हैं डाइफॉस्फेट। और उसके बाद और एक फॉस्फेट लगता है उसको बोलते हैं ट्राइफॉस्फेट। और यहाँ पे मैं आप ऑब्जर्व करो, मैं बॉन्ड चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ऐसे स्पाइरल शेप का बॉन्ड शो करता हूँ। इसका मतलब ये बॉन्ड है जिसके अंदर एनर्जी पूरी ट्रैप है। यानी ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, देखिए ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल मींस C6H12O6 ये मॉलिक्यूल है। ओके, ये मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एट सेलुलर लेवल जब ब्रेक होता है, ओके, इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पे 6CO2 रिलीज होता है, उसके बाद 6H2 रिलीज होता है, और उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी जो है ये कहाँ पे जाती है? तो ये एनर्जी, ये फॉस्फेट ग्रुप, ये जो एनर्जी बॉन्ड है यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप में जाके, फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बनता है वहां पे जाके इंटरैक्ट हो जाता है। इसका मतलब यह है कि दिस एनर्जी इज लिबरेटेड एंड ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनके बीच में ये बॉन्ड बनता है ADP और ये फॉस्फेट बॉन्ड बन गया, इसमें ये एनर्जी जाके इंटरैक्ट हो। ओके, ये हो गया आपका एडिनोसिन, यहाँ तक हो गया डाइफॉस्फेट, और उसके बाद ये फॉस्फेट ग्रुप उसमें ऐड हो गया तो उसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ADP यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है ये है ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और उसमें फिर ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया तो फिर बाद में ये स्ट्रक्चर बन गया ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, और ये जो एनर्जी है ये पूरी की पूरी एनर्जी ये बॉन्ड में है। ये हो गया स्ट्रक्चरल डायग्राम, और ये है उसका रिप्रेजेंटेशन। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ओके, सो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, द एनर्जी इज लिबरेटेड एंड दैट इज यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी। ओके, बट ऑल द एनर्जी लिबरेटेड इज नॉट यूटिलाइज्ड एट द सेम टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनर्जी liberated during the process of respiration, but all energy is not utilized at the same time or it is not utilized immediately. So it is stored in some form. That form is nothing but the ATP, adenosine triphosphate. Okay, तो हमने यहाँ पे adenosine triphosphate कैसे बनता है वो देखा हमने। ADP क्या होता है? ADP का मतलब होता है adenosine diphosphate. Okay, PI phosphate group is represented as P and small I. P small I. P means phosphate and I indicate inorganic phosphate. Actually, it is inorganic phosphate here. Okay, and that inorganic phosphate is present. It is actually phosphoric acid which provide the phosphate group. Okay, इसको बोलते हैं phosphoric acid को ही बोलते हैं inorganic phosphate. उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है PI. जब ये बॉन्ड फॉर्म होता है तो ये हाई एनर्जी रिच बॉन्ड है, इसलिए बॉन्ड को इस तरह के स्पाइरली डिनोट करने की कोशिश करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो एनर्जी रिलीज होती है, ये हाई एनर्जी रिच बॉन्ड में जाके स्टोर होती है। ओके, अभी ध्यान दीजिए, अभी होता क्या है, ये जो आपका ATP बना हुआ है,
ये एटीपी में एक्सेस ऑफ एनर्जी जो है वो स्टोर हो रही है, क्योंकि जो एनर्जी चाहिए उतनी बॉडी तो यूज कर लेगी, सेल यूज कर लेगी, एक्सेस ऑफ एनर्जी जो है एटीपी में स्टोर हो गई। अगर मान लीजिए कि अभी सेल को एनर्जी की जरूरत है तो क्या होगा? सिंपल, एनर्जी की जरूरत है कुछ नहीं, ये एटीपी फिर से कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में और एनर्जी लिबरेट हो जाएगी। एनर्जी गेट लिबरेटेड मींस दैट एडीपी ब्रोकन डाउन and ADP and inorganic phosphate again released and energy is liberated. That energy liberated is near about 30.5 kilojoule per mole of energy is liberated from one molecule of ATP. About 30.5 वहाँ पे डॉट डालना, 30.5 किलोजूल पर मोल ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड। ये पॉइंट हो गया इस तरीके से। So therefore this ATP is considered as the energy currency of our cell. Energy currency of cell, it any cell, plant cell, animal cell, whatever. Energy currency of cell, it is also called energy coins of cells. Stylish word is coins of cells. Okay? इस तरीके से ये सब चीजें होती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अभी। आगे में हमें ये डिस्कस करना है what are the different types of respiration? What are the different types of respiration? तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ये बात हम डिस्कस करेंगे। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कुछ चीजें। There are two types of respiration. First one is the aerobic respiration and second one is anaerobic respiration. इसको काफी इंटरेस्टिंग तरीके से देखेंगे। पहला है aerobic respiration and दूसरा है anaerobic respiration. Aerobic respiration and anaerobic respiration. So what is the meaning of aero? Aero का मतलब होता है with air and anaerobic इसका मतलब होता है विदाउट एयर। सिंपल, ज्यादा मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड कर नहीं दे रहा हूँ, एकदम सिंपल भाषा में। ईरो का मतलब होता है विथ एयर। ईरो होता है ना, ईरो बोलने के बाद हमारे ईरो ये कौन से वर्ड के साथ मेल खाता है? एयर मींस विथ एयर। एनाएरोबिक विदाउट एयर मींस द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे एयर की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन। ध्यान देके सुनना, वी आर टॉकिंग अबाउट, हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन की लेवल पे बात करेंगे, ऑक्सीजन के साथ बात करेंगे। ओके, सो एरोबिक का मतलब द रिएक्शन और द प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड द प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस इन absence of oxygen or without oxygen, that is called anaerobic respiration। ये पॉइंट हुआ। चलो, तो किस तरीके से एनर्जी जनरेशन की प्रोसेस होती है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, नाउ इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज, सिंपल मॉलिक्यूल इज ग्लूकोज। ग्लूकोज का एग्जांपल लेते हैं हम। ग्लूकोज, ओके, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज? वी हैव टेकन वन मॉलिक्यूल, वी कंसीडर वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। Now that glucose molecule, one molecule of glucose is a 6 carbon containing compound. It is broken down. Glucose is broken down in cytoplasm. In cytoplasm by the process of glycolysis. Glycolysis. Glyco का मतलब है ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। मीन्स साइटोप्लाज्म के अंदर, मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको वो समझे। यहाँ पे ठीक है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को छोटा सा ड्रॉ कर देता हूँ। अभी यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, दिस इज ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में साइटोप्लाज्म, दिस इज साइटोप्लाज्म, वी आर टॉकिंग अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन। अभी एसिमिलेशन के प्रोसेस के कारण यहाँ पे एसिमिलेशन प्रोसेस का नहीं, यहाँ पे ब्लड से ग्लूकोज अभी सेल के अंदर आ गया है। ओके, एसिमिलेट हो चुका है। अब ये ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में एंट्री मार रहा है
और वो ग्लाइकोलिसिस की साइट क्या है? इट इज द साइट इज साइटोप्लाज्म, द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज साइटोप्लाज्म। और ये ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस इट इज अबाउट 10 स्टेप्स प्रोसेस। ये ग्लाइकोलिसिस एक स्टेप में नहीं है, 10 स्टेप है इसके अंदर। ओके, एंड दैट ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दैट इज पायरुवेट। 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दैट इज पायरुवेट। पायरुवेट का और एक नाम है, वो है पायरुविक एसिड। दोनों नाम आपको मालूम होने चाहिए। पायरुवेट को भी बोलते हैं पायरुविक एसिड। ओके, एंड पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं? पायरुविक एसिड ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। इट इज 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ग्लूकोज इज 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। नाउ यू कैन थिंक 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एंड ग्लूकोज है। If it is converted into 3 carbon containing compound, ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया 1 2 3। इसको मैं लर्निंग करता हूँ 1 2 3, यानी अभी 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कितने बने? 2। इसका मतलब पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स बने हैं? 2 मॉलिक्यूल्स। So 6 carbon containing 1 glucose molecule in the process of glycolysis takes place in the cytoplasm, converted into 3 कार्बन कंटेनिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। तो यहाँ पे कितने कार्बन रहेंगे? यहाँ पे कितने कार्बन रहेंगे? यहाँ पे लिखता हूँ 3 कार्बन, 3C। 3C इंडिकेट करता है 3 कार्बन, और कैसे ब्रेक होता है वो भी मैंने आपको समझाया। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस? नाउ दिस पायरुवेट, now enter one cell organelle that is called, सर आपने न्यूक्लियस तो बहुत छोटा निकाला और माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा निकाल रहे हैं, तो न्यूक्लियस को हटा देते हैं ना, ठीक है। ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको मैं M लिख देता हूँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। The process of breakdown of food takes place in the mitochondria, and the formation of energy, liberation of energy takes place in the form of ATP. Therefore, mitochondria are considered as the powerhouses of cell. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउसेस बोलते हैं। पावर हाउस समझता है? पावर हाउस जहाँ पे एनर्जी जनरेशन होती है, जैसे हमारे चंद्रपुर में है पावर जनरेशन बोलते हैं उसको, जैसे नागपुर में है कोराडी की तरफ, तो उनको पावर जनरेशन क्यों बोलते हैं भाई? वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर एनर्जी जनरेशन की यानी एटीपी फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउसेस ऑफ सेल बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होती है। मसल सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया आती है, इसलिए मसल हमारी थकती नहीं है। हम थक जाते लेकिन हमारी बॉडी नहीं थकती, हमारी सेल नहीं थकती काम करते करते। ओके, तो दिस पायरुवेट नाउ एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये पायरुवेट जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री मारता है। ये जो पायरुवेट है ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री मारता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद इन माइटोकॉन्ड्रिया in mitochondria in the presence of ऑक्सीजन, यहाँ पे अभी ऑक्सीजन है। ओके, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। now what happen, this pyruvate is broken down into, this pyruvate is completely broken down and form the simple molecule that is the 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP molecules, plus 38 ATPs. How many ATPs? 38 ATP molecule. Complete breakdown express. Complete breakdown express. Okay. So this pyruvate is converted into carbon dioxide, water, and 38 ATP in the presence of oxygen. It is occurring in the mitochondria. Means for the complete breakdown of the glucose molecule, we need sufficient amount of oxygen. If there is not sufficient amount of oxygen, or if there is an absence of oxygen, then large amount of ATP molecules are not produced. Means 38 ATP molecule produce नहीं होंगे। कैसे? एक सिंगल एग्जांपल से देखते हैं। जैसे एक सेकंड एग्जांपल है कि in the absence of oxygen, okay, which takes place in yeast, which is occur in yeast, and some anaerobic bacteria which occur in yeast, and some
anaerobic bacteria. Now what happened? Now there are some organism, for example yeast is unicellular organ, unicellular fungus, हमने पढ़ा हुआ है yeast is unicellular fungus, and some anaerobic bacteria means bacteria which grow in the absence of oxygen, उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। अभी इसमें प्रकार होते हैं बैक्टीरिया के, वो छोड़ दो। तो yeast means it is the unicellular fungus and some anaerobic bacteria, okay, and some bacteria which are anaerobic in nature. Now they break the pyruvate molecule and form ethanol। वो क्या प्रोड्यूस करता है? इथेनॉल, C2H5OH, इथेनॉल, इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। और इथेनॉल के साथ वो क्या प्रोड्यूस करता है? इथेनॉल के साथ वो क्या प्रोड्यूस करता है? ओके, वो प्रोड्यूस करता है CO2, वो प्रोड्यूस करता है CO2। अगर हम एक पायरुवेट के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 3 CO2 रिलीज होते हैं और 3 H2O रिलीज होते हैं। ओके, ये सब चीजों को कैलकुलेशन पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे इसको बाद में, ठीक है, वो सब चीजों को एक एक करके देखेंगे। अभी यहाँ पे जो इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है, इथेनॉल का स्ट्रक्चर है C2H5OH और CO2 लिबरेट हो रहा है और सिर्फ 2 ATP फॉर्म हो रहे हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 ATP होंगे। अभी यहाँ पे जो इथेनॉल है 2 और 1 3, ओके, तो कितने इथेनॉल फॉर्म होंगे? इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल और CO2 के 2 मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि कार्बन होते हैं 6, देखिए यहाँ पे कार्बन 6 है, 2 2 4 और ये 2, 4 और 2 6, हाइड्रोजन 5 2 10 और ये 10 और यहाँ पे ये 2 हो गए 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने होते हैं? 6, ये यहाँ पे 2 2 4 और ये 2 ऑक्सीजन हो गए 6। इस तरीके से ये बन गया इथेनॉल मॉलिक्यूल with the liberation of 2 molecules of ATP, means very less amount of energy is generated during the anaerobic respiration। तो हमने 2 प्रकार पढ़े, aerobic respiration, this is the example of aerobic respiration, this is the example of aerobic respiration, okay, and this is the example of anaerobic respiration। now और एक एग्जांपल है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, लेकिन which takes place in small amount of that reaction takes place in the less amount of oxygen, for example lack of oxygen, यहाँ पे lack of oxygen है, it is occur in muscle cell, it is occur in muscle cell, okay। मान लीजिए कि आप कभी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर आपने एक्सरसाइज जस्ट शुरू की हुई है, आदत नहीं है, या फिर कभी कभी आप कोई मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उसके बाद क्या आता है मालूम है? या फिर आप कहीं घूमने गए हैं तो बहुत घूमे आप, फिर आपको शाम को जब आते हैं तो पैर बहुत दर्द करते हैं, पेन होता है, या फिर कभी कभी मसल स्पैज़म हो जाता है, दौड़ते दौड़ते एक्सरसाइज करते करते मसल स्पैज़म हो जाता है। मसल स्पैज़म क्यों होता है? इसका एक कारण है, ये जो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, जब बॉडी में जब एनर्जी की डिमांड होती है तो ऑटोमेटिकली बॉडी व्हेनेवर देयर इज अ नीड दैट एटीपी मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन, ओके, जब एटीपी मॉलिक्यूल खत्म हो रहे से लग रहे हैं तो वो प्रोसेस चालू कर देता है। हमारे बॉडी में जो स्टोर्ड ग्लूकोज है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन, वो ग्लाइकोजेन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, फिर ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और वो पायरुवेट फिर एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। ये प्रोसेस होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा चलने के कारण हमारे मसल सेल्स के अंदर या फिर एक्सरसाइज के कारण हमारे मसल सेल्स के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। इस कंडीशन में ये रिएक्शन ना होते हुए, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन तो हमारे बॉडी में हमारे सेल में नहीं होगी, लेकिन फिर क्या होगा, ये रिएक्शन ना होते हुए ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? लैक्टिक एसिड, और सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट, इसको मैं ATP लिखता हूं, 2 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड, क्योंकि बॉडी को, सेल को तो एनर्जी चाहिए और एनर्जी देने के लिए ये प्रोसेस कर रहा है, लेकिन भाई वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा नहीं होने के कारण ऑटोमेटिकली लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और ये लैक्टिक एसिड जैसे ही प्रोड्यूस होता है, और लैक्टिक एसिड सडनली प्रोड्यूस होता है, इसलिए ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हमारे बॉडी में होनी नहीं चाहिए, लैक ऑफ ऑक्सीजन नहीं चाहिए। लैक्टिक एसिड जैसे प्रोड्यूस हुआ तो मसल में स्पैज़म आ जाता है, फिर वहां पे अकड़न, जिसको स्पैज़म का मतलब हम क्रैम्प वगैरह बोलते हैं ना, क्रैम्प बोलते हैं, ओके, यानी वो मसल्स प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पाते, उसको हम क्रैम्प बोलते हैं, तो वो हो जाता है।
जिसको क्या बोलते हैं, अकड़ गया बोलते हैं मसल, उस टाइप का। फिर हम क्या करते हैं मालूम है, फिर वहां पे मसाज करते हैं, या फिर गर्म पानी से नहाते हैं, या फिर गर्म पानी का सेक देते हैं वहां पे। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन, बिकॉज ऑफ मसाज एंड ऑल दिस थिंग, द ब्लड वेसल्स गेट डायलेटेड एंड द ब्लड फ्लो टुवर्ड दैट पर्टिकुलर एरिया इज इंक्रीज। ब्लड फ्लो जब बढ़ेगा तो वहां पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा, और धीरे धीरे लैक्टिक एसिड जो है वहां से डिस्ट्रॉय होते जाएगा, और धीरे धीरे क्रैम्प जो है वो कम होते जाएगा। सिंपल कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये 10th लेवल की जो बातें हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, यानी इंटरेस्ट से अगर इसको देखेंगे तो जो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी वो बताने का उनका जो तरीका है, हमें समझ में आएगा क्यों वो ऐसा होता है। इथेनॉल प्रोडक्शन जब होता है, यानी जब लोग दारू बनाते हैं, इथेनॉल प्रोडक्शन जो होता है वहाँ पे यीस्ट या फिर सब पर्टिकुलर टाइप के बैक्टीरिया यूज होते हैं। अभी इसके डिटेल में है, वो 11-12 में भी है आपको, ओके। और लैक्टिक एसिड का भी प्रोडक्शन जब होता है तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया भी होते हैं, वो पॉइंट अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। अभी हम क्या करेंगे, लैक्टिक एसिड जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है, और जो क्रैम्प प्रोड्यूस होता है हाथ में, गर्दन में, पैर में, तो क्यों होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ओके। तो लैक्टिक एसिड जो है वो क्रैम्प प्रोड्यूस करता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है।